वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बेसिडियोमाइसीट्स का एक और मेंबर अगेरिकस, इसका जीवन चक्र लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। अगेरिकस जो कि सामान्य भाषा के अंदर मशरूम के नाम से जाना जाता है और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एक फंगस के रूप में और साथ ही नेचर के अंदर एक ब्यूटीफुल मेंबर्स के रूप में प्रकृति की शोभा को बढ़ाने का काम भी करता है। अगेरिकस जैसा कि आप जानते हैं सामान्यतः ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है और ये बारिश के दिनों में जहाँ पर भी बड़े बड़े कचरे के ढेर या गोबर के ढेर जहाँ पर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर ये सांप की छतरी के रूप में निकल करके बाहर की ओर आ जाता है और इसकी कई सारी जातियाँ जो कि मशरूम के नाम से जानी जाती है, जिसमें जहरीली भी होती है और लाभदायक खाने वाली मशरूम भी पाई जाती है। इसके जीवन चक्र के बारे में हम आगे बात करेंगे। टैक्सोनॉमिक पोजीशन अगर हम इसका वर्गीकरण देखें तो अगेरिकस को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया है, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसीटीज, सब क्लास होमो बेसिडियोमाइसीटी। बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर दो उपवर्ग हैं, एक होमो बेसिडियोमाइसीटी कहलाता है जिसके अंदर बेसिडियम हॉलो होता है और बेसिडियोस्पोर इसके स्टेरिक मेटा के ऊपर लगते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो इसका उपवर्ग है वो हेटेरोबेसिडियोमाइसीटी है जिसके अंदर बेसिडियम फ्रेगमेंटेड और हम कह सकते हैं कि सेप्टेट टाइप का बेसिडियम होता है जिससे हम फ्रेगमोबेसिडियम कहते हैं। तो अगेरिकस के अंदर जो बेसिडियम का जो निर्माण होता है वो होलो बेसिडियम के रूप में होता है। इसका ऑर्डर अगेरिकल्स, फैमिली अगेरिकेसी और जीनस जो है वो अगेरिकस। लगभग इसकी 10 से 11 जातियाँ नॉन हैं जिसके अंदर अगेरिकस कंपेस्ट्रिस, अगेरिकस कैलिफोर्निकस, ये जातियाँ प्रमुख रूप से भारत के अंदर भी पाई जाती हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो प्लांट बॉडी जिसके दो भाग हैं मुख्य रूप से, एक उसका वेजिटेटिव माइसीलियम और दूसरा उसका बेसिडियोकार्प। वेजिटेटिव माइसीलियम आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है जहाँ पर इसका माइसीलियम जो है वो होमोकैरियोटिक माइसीलियम यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम, यहाँ पर मोनोकैरियोटिक और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम दिखाई दे रहा है और इसके माइसीलियम के ऊपर जो है ये क्लेम कनेक्शन जिसके द्वारा जो न्यूक्लियस एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है वो भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसका जो बेसिडियोकार्प है जिसको हम छत्रक कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है और प्रकृति के अंदर बहुत ही एक सुंदर नेचर की विविधता को बढ़ाने के काम जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो अगेरिकस का मशरूम और जिसको हम कह सकते हैं उसका छत्रक जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके दो भाग होते हैं, ऊपर की ओर एक पाइलियस होती है, छतरी होती है और नीचे की तरफ उसका एक दंड होता है जिसको हम स्टाइप कहते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वेजिटेटिव माइसीलियम अगर हम इसका देखें तो वेजिटेटिव माइसीलियम अगेरिकस में 3 प्रकार का पाया जाता है, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्सरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम और प्राथमिक कवकजाल जिसको हम कहते हैं ये बेसिडियोस्पोर के अंकुरन से बनता है। ये एक केंद्रकीय होता है, कुछ समय के लिए रहता है और इसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, हाइपी सेप्टेट होती है और हाईलाइन होती है। इसके अंदर पट पाए जाते हैं माइसीलियम के अंदर, इसीलिए जो है ये सेप्टेट होता है और साथ ही इसके अंदर पाए जाने वाले पट जो होते हैं वो डोलीफोर सेप्टम या जिसको हम डोल छिद्री पट कहते हैं उस प्रकार के पट इसमें पाए जाते हैं। कोशिकाएं छोटी होती है, कोशिकाओं के अंदर ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स पाई जाती है और पतला प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इसका जो द्वितीयक माइसीलियम जिसको हम कहते हैं वो डाइकैरियोटिक होता है और ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की हाइपीज होती है उन दोनों के आपस में मिलने से, उनके सोमेटोगेमी से और हम कह सकते हैं उसके काय युग्मन से द्विकेंद्रकीय कवकजाल का निर्माण होता है जिसे हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम या सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। अगेरिकस की लाइफ साइकिल में इसका ज़्यादातर भाग जो है वो द्वितीयक कवकजाल के रूप में, हम कह सकते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम के रूप में रहता है। ये काफ़ी लंबा होता है, शाखित होता है
सेप्टेट होता है, इसमें पट पाए जाते हैं और इसकी कोशिकाएं जो है वो छोटी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें डोलिपोर सेप्टम या डोल छिद्री पट इसमें पाए जाते हैं। दो कोशिकाओं के बीच में थोड़ा विशेष प्रकार के सेप्टम होते हैं जिनके कोशिकाएं जो वो पैरेंथिसोम के रूप में दिखाई देती है और डंबल आकार की कोशिकाओं के द्वारा ये पट का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम डोल छिद्री पट कहते हैं। मोर अबेंडेंट एंड प्रोड्यूसेस मशरूम्स ईयर आफ्टर ईयर, काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहता है और द्वितीयक माइसीलियम जो है वो कवक के लाइफ साइकिल में लंबे समय तक रहता है। तीसरा जो प्रकार का जो माइसीलियम होता है जिसे हम तृतीयक कवक जाल या टर्सरी माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम जो कि बेसिडियोकार्प्स का निर्माण करता है और ये माइसीलियम द्वितीयक माइसीलियम के आपस में गुथने के कारण ये बनता है। ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के रूप में बन जाता है जिसके ऊपर बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। तो टर्सरी माइसीलियम जो है वो सेकेंडरी और द्वितीयक कवक जाल के और आगे बढ़ने से, और हम कह सकते हैं कि जो उसके आपस में इंटरमिंगल्ड होकर के और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने के रूप में जो है तृतीयक कवक जाल जो है वो हमें दिखाई देता है। अगर हम इसके अंदर जनन देखें तो फंगस के अंदर जो है अलैंगिक जनन सामान्यतः होता नहीं है, केवल लैंगिक जनन पाया जाता है इसके अंदर। और लैंगिक जनन के अंदर भी इसमें जो है जननांग जिसको हम कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन जो है इसमें नहीं पाई जाती है। और प्लाज्मोगेमी की जो प्रक्रिया है वो दो कॉम्पेटिबल हाइपी के बीच में सोमेटोगेमी की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। जैसा कि हमने देखा कि जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम का जो निर्माण होता है वो सोमेटोगेमी के द्वारा होता है। और हम कह सकते हैं कि दो कायिक कवक सूत्र जिनमें एक एक केंद्रक होता है, मोनोकैरियोटिक जो होता है जो कि बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनते हैं, उन दोनों के आपस में फ्यूज करने से डाइकैरियोटिक कवक जाल का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगेमी या जिसको हम कह सकते हैं काय युग्मन कहते हैं। The nuclei of dikaryon undergo conjugate division and this is the dikaryon is produced, that is called as dikaryotic secondary mycelium. The basidiocarp develop from the hyphae of the subterranean perennial secondary mycelium. और आगे चल करके जो बेसिडियोकार्प का जो निर्माण होता है वो जमीन के अंदर अधोभूमिक लंबे समय तक रहने वाला जो माइसीलियम होता है, बहुवर्षीय माइसीलियम जो होता है द्वितीयक कवक जाल, उससे आगे चल करके बेसिडियोकार्प का निर्माण होता है। चित्र के अंदर यहाँ पर जो है सोमेटोगेमी के द्वारा किस प्रकार से डाइकैरियोटाइजेशन हो रहा है वो दिखाया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है, दो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से फ्यूज करती है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक क्लैंप कनेक्शन के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होकर के जो है आगे डाइकैरियोटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्लैंप कनेक्शन किस प्रकार से बनता है और डाइकैरियोटाइजेशन किस प्रकार से होता है ये इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाया गया है। लैंगिक जनन के दौरान जैसा कि बताया गया कि इसके माइसीलियम या जमीन के ऊपर एक सेप्रोफाइट के रूप में ग्रो करता है, जहाँ पे भी डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर इस फंगस का माइसीलियम ग्रो करता है। और ग्रो करने के साथ ही जब कंडीशंस फेवरेबल होती है तो ये ज़मीन के अंदर नीचे की ओर आपस में एक दूसरे से गुथते जाते हैं, एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड होकर के एक रस्सी के जैसी संरचना का निर्माण कर लेता है और एक सेंट्रल पॉइंट से चारों ओर एक फेरी रिंग का निर्माण करते हैं जिसे हम परिवलय के नाम से जानते हैं। तो परिवलय बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो कि सामान्यतः इंद्र के दरबार में किस प्रकार से एक राउंड के अंदर परियां डांस करती थी, उसी प्रकार से अगेरिकस के जो स्पोरोकार्प जिसको हम बेसिडियोकार्प कहते हैं वो स्पोरोफोर्स के रूप में एक सर्कल के रूप में एक चक्र के रूप में है बाहर निकल आती है। जबकि इसका जो माइसीलियम जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है जो कि फर्स्ट लेयर के नीचे की ओर ज़मीन के अंदर वहाँ पर गूंथने के कारण ये कई सारे बेसिडियोकार्प्स जो है वो ज़मीन से बाहर निकल आते हैं और एक सुंदर रिंग के रूप में, एक वलय के रूप में बाहर दिखाई देते हैं जिसे हम फेरी रिंग या परिवलय कहते हैं। द माइसीलियम becomes mature at the tip, sporophores are produced. These sporophores appears in a circle. These circle of mushroom are commonly called as fairy rings. Agaricus compresstis produces dark green rings in the grass.
damages the lawn, produces a thick fungal mat that prevent water from reaching the grass roots below. Also depletes soil nutrients, क्योंकि जो है ये न्यूट्रिशन को भी जो है कम करते हैं, क्योंकि आपस में ये माइसीलियम ग्रो करता है जब इसको भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन ग्रहण करके ये एक परिवलय का निर्माण करती है। अगर हम एक बेसिडोकार्प की या एक उसके स्पोरोफोर की अगर हम संरचना देखें तो एरियल पार्ट ऑफ द फंगस इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडोकार्प. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशरूम एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाई टर्सरी माइसीलियम. जैसा कि हमने कहा कि जाए प्राथमिक कवक जाल से द्वितीय कवक जाल का निर्माण होता है, द्वितीय कवक जाल से तृतीय कवक जाल का निर्माण होता है और तृतीय कवक जाल जो आगे चल करके गुद करके और ऊपर की ओर जो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देती है, इसे हम बेसिडोकार्प कहते हैं और यह बाहर की ओर दिखाई देने वाला मशरूम भी होता है. इसकी अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर ऊपर की ओर पाइलियस होती है और नीचे की ओर एक स्टाइप होती है. पाइलियस के ऊपर की ओर एक केप जिसके नीचे की ओर कई सारे गिल्स दिखाई देते हैं यहाँ पर, और इन गिल्स के साथ साथ में इसमें ट्यूब्स साथ साथ में पोर पाए जाते हैं और इसकी सरफेस के ऊपर की ओर कुछ स्केल्स भी पाए जाते हैं जहाँ से ये छतरी अलग होती है. इसे हम एनुलस या रिंग भी कहते हैं और लंबी जो डंडी होती है उसको हम स्टाइप या स्टॉक कहते हैं. नीचे की ओर जो है इसके वोल्वो और स्केल्स जो कि इसके बेस के ऊपर लगे रहते हैं. तो एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण अगेरिकस के अंदर होता है जो कि बेसिडोकार्प के नाम से जाना जाता है. बेसिडोकार्प जैसा कि मैंने आपको बताया इसका पाइलियस जो कि सबसे ऊपर की ओर का भाग होता है सर्कुलर और एक्सपांडेड होता है. एट यंग कंडीशन इट इज़ एनक्लोज बाई ए वेलम जहाँ से फट करके अलग होता है. मैंने बताया आपको भी कि किस प्रकार से उसमें एनुलस या रिंग का निर्माण होता है. स्टाइप जो कि फ्लेसी पिंकिश वाइट स्टॉक होता है. जैसे जैसे पाइलियस ग्रो होता है साइज के अंदर तो वेलम से फट करके और ये छतरी पूरी जो है ऊपर की ओर अलग हो जाती है और जिस स्थान से वेलम फटता है वहाँ पर एक रेमिनेंट रह जाता है, वहाँ पर एक कुछ टुकड़े छूट जाते हैं जिसे हम एनुलस या रिंग कहते हैं. द लेमेली और गिल्स द कैविटी इज प्रेजेंट अंडर द पाइलियस. छतरी के नीचे की ओर एक गुफा होती है, गुहा होती है. उस गुहा के अंदर कई सारे पतले वर्टिकल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं जिसे हम लेमेली या गिल्स कहते हैं. गिल्स जो कि शुरुआत में पिंकिश होते हैं और मैच्योरिटी के ऊपर जो है ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं. यहाँ पर चित्र के अंदर ये सारे भाग जो है आपको दिखाई दे रहे हैं. पहले भी आपको जो है इसके चित्र में आपको दिखाया गया था कि जो है किस प्रकार से इसके ऊपर पाइलियस होती है, नीचे स्टाइप होती है और ये एक वेलम के द्वारा यहाँ पर जुड़े रहते हैं. और जब ये और मैच्योर होता है और पूरी की पूरी छतरी जब खुल जाती है तो यहाँ से ये फट करके अलग हो जाता है वेलम, और वेलम के फटने के स्थान को जो है हम एनुलस कहते हैं. तो नीचे की ओर गिल्स है, ऊपर पाइलियस है, ये इसका स्टाइप है और यहाँ पर ये टर्सरी माइसीलियम जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है उसकी पूरी संरचना का चित्रण यहाँ पर किया गया है. अगर हम बेसिडोकार्प का डेवलपमेंट देखें किस प्रकार से ये बेसिडोकार्प डेवलप होता है, आप कह सकते हैं छत्रक या इस छत्रक का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हम इसमें ग्रेजुअल स्टेप्स के अंदर देख सकते हैं. इट स्टार्ट्स एज ए थिन स्वेलिंग कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉट ऑफ ए सबटेरियन हाइपी ऑफ द सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम. सबसे पहले एक गांठ के रूप में, बटन के रूप में ये स्ट्रक्चर जो है ज़मीन से बाहर की ओर निकलता है जहाँ पर नीचे की ओर गूथा हुआ सेकेंडरी माइसीलियम होता है और ये जो ऊपर की तरफ जो स्वेलिंग एक गांठ के रूप में ऊपर निकलती है ये आकार में बड़ी होती जाती है और ओवॉइड हो जाती है जिसे बेसिडोकार्प का प्राइमोडियम कहते हैं. ये एक रिंग शेप कैविटी इसके अंदर धीरे धीरे इसके ऊपर के शीर्ष की ओर बनना शुरू होती है और एक चैम्बर का निर्माण करती है जिसे हम प्री लेमेलर चैम्बर कहते हैं. ऊपर की स्ट्रक्चर के अंदर ये प्री लेमेलर चैम्बर का निर्माण होता है और द पोर्शन ऑफ प्राइमोडियम अबव द प्री लेमेलर कैविटी फाइनली डेवलप्स इनटू पाइलियस and below portion is developed into a type.
तो जहाँ से ये प्रीलेमिनर चैम्बर बनता है वो चैम्बर वहाँ से वेलम का स्थान होता है, वहाँ से ये फट जाता है और इस लेमिनर चैम्बर के नीचे की ओर कई सारे गिल्स का निर्माण होता है। वो गिल्स जो है सारे पाइलियस के नीचे की ओर छत्रक में दिखाई देते हैं और नीचे की ओर का जो भाग होता है वो छतरी के स्टाइप के बदल जाता है। आप चित्र के अंदर इसका वर्णन आप देख सकते हैं किस प्रकार से सेकेंडरी माइसीलियम सबसे पहले एक बटन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है बाहर और इसे बटन स्टेज भी कहते हैं। इस बटन स्टेज का आकार में थोड़ा वृद्धि होता जाता है और वृद्धि होने के साथ ही इसके ऊपर के भाग के अंदर प्री लेमिनर चैम्बर का निर्माण होता है। दो जो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये प्री लेमिनर चैम्बर बनते हैं और धीरे धीरे इस चैम्बर के आकार में वृद्धि होती जाती है और ऊपर की ओर ये छतरी थोड़ी क्लियर हो जाती है और जहाँ से प्री लेमिनर चैम्बर होते हैं वहाँ से ये वेलम फट करके पूरी की पूरी पाइलियस जो है वो अलग होकर के एक छतरी का रूप ले लेती है। तो पाइलियस ऊपर की ओर दिखाई देती है, नीचे कई सारे गिल्स दिखाई देते हैं और वेलम के फटने के स्थान को हम जैसा कि एनुलस कहते हैं और नीचे इसकी स्टाइप दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगेरिकस के अंदर हम देखते हैं कि जो इस बेस्टियोकार्प का निर्माण या उसका विकास किस प्रकार से एक सेकेंडरी माइसीलियम से होता है, चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम इसका बेस्टियोकार्प का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसका सेक्शन काट करके देखेंगे अंदर की ओर इसमें क्या दिखाई देता है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने पर बेस्टियोकार्प के अंदर हम इसके स्टाइप का और इसके छत्रक का, पाइलियस का, दोनों का अलग अलग सेक्शन देखेंगे। पहले हम इसके स्टाइप की बात करते हैं। बेस्टियोकार्प इज कंपोज्ड ऑफ इंटरवोवन हाइपी विच रन पैरेलल टू ईच अदर इन स्टाइप। स्टाइप के अंदर कई सारी हाइपी एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है और ये आपस में इस प्रकार से गुथ जाती है कि अगर हम सेक्शन काटें इसका तो हमें एक कॉर्टेक्स और मेडुला के रूप में इसके दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। बाहर का जो जोन होता है उसकी कोशिकाएं थोड़ी टाइट होती है और अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो थोड़ी लूजली अरेंज होती है जिसे मेडुला कहते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक पैरेन्काइमेटल स्ट्रक्चर बट नॉट इट इज पैरेन्काइमेटल स्ट्रक्चर, इट इज बेसिकली the mycelium which appears like some pseudo parenchymatous tissue, and these are compactly arranged and tissues in the pilus region. In stipe, the central hyphae is loosely arranged as I have already said to you, and there are prominent air spaces are found in the medulla, whereas the outer hyphae form the cortex which are tightly arranged. The pilus also shows similar arrangement of hyphae into the central medulla and outer cortex. Some of the hyphae present in the pilus develop into lamellae और gills. जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार से सूडो पैरेन्काइमेटल टिश्यू दिखाई देता है और आगे लेमेली का निर्माण, और जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके गिल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी संरचना हम इस चित्र में देख रहे हैं। लेमेला जो कि इसका गिल होता है जो कि पाइलस के नीचे की ओर होता है, इसके सेक्शन काटने पर हमें तीन क्षेत्र दिखाई देते हैं, हाइमीनियम, सब हाइमीनियम एंड ट्रामा। हाइमीनियम लेयर जो है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है और ये एक फर्टाइल लेयर होती है। क्लब शेप्ड बाई न्यूक्लिएटेड पेलिसेड लाइक लेयर जो है लेमेली के दोनों साइड में पाई जाती है, जिसमें बेसिडिया का निर्माण होता है और हम कह सकते हैं बेसिडियम जो कि हॉलो बेसिडियम के रूप में हाइमीनियम लेयर में दिखाई देते हैं। इसकी कुछ कोशिकाएं इनके बीच बीच में स्टेराइल भी होती है जिससे हम पैराफाइसेज कहते हैं। Rest of the cells are the elongated cells. They protrude beyond the paraphyses, are also called as stichidia. The second layer, that is subhymeneum layer. Subhymeneum layer is between hymeneum and trama, and this is the region composed of hyphae arranged at right angle to those of trama. The trama cells are the lowest region, and these structure is just found in the center of the section. We can see the lamellae here, the region trama, that is cells are multinucleated elongated cells extend from hyphae of the pileus. The hyphae run more or less longitudinally, और इन ट्रामा और सब हाइमीनियम की जो कोशिकाएं होती है ये स्टेराइल होती है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर नहीं बनता है, जबकि हाइमीनियम लेयर जो है उसके अंदर बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। हम चित्र में देखें तो ये किस प्रकार से ये लेमेली और जिसको हम गिल्स कहते हैं ये दिखाई दे रहे हैं,
ऊपर ये पाइलस का भाग है। और ये गिल्स का अगर हम सेक्शन देखें तो गिल्स के सेक्शन के अंदर जो सबसे अंदर की लेयर होती है, मैंने बताया आपको ट्रामा कहते हैं, जिसको हम ट्रामा की कोशिकाएं जो है वो किस प्रकार से लॉन्गिट्यूजनल होती है। और इसके ऊपर की ओर जो है वो सब हाइमीनियम लेयर पाई जाती है, और सब हाइमीनियम लेयर के ऊपर की ओर जो है वो हाइमीनियम लेयर पाई जाती है। दोनों और देख रहे हैं आप हाइमीनियम लेयर के अंदर जो है आपको बेसिडियम दिखाई देगा, और कई सारे हाइलर अपेंडिस बेसिडियम के ऊपर 4 प्रत्येक बेसिडियम के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसपे बेसिडियो स्पोर्स लगते हैं। प्रत्येक बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियो स्पोर पाए जाते हैं, जो कि जाइगोट, जो कि इन दोनों केंद्रकों के फ्यूजन से बनने वाला होता है। और उस जाइगोट में मियोसिस के द्वारा जो है 4 बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण यहाँ पर होता है। हम बेसिडियम और बेसिडियो स्पोर का निर्माण हम यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है डाइकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो 2 केंद्रक होते हैं, ये केंद्रक आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, जिसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। जो पहला प्रोसेस है कैरियोगेमी का, और कैरियोगेमी के इस प्रोसेस के द्वारा जो है इसके अंदर एक जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और जाइगोट का निर्माण होने के साथ ही इसमें एक वैक्यूल का डेवलपमेंट होता है, और वैक्यूल का डेवलपमेंट होने के साथ ही ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर के होलो बेसिडियम, जिसको हम प्रोबेसिडियम कहते हैं, उसका निर्माण करती है। और प्रोबेसिडियम के निर्माण के साथ साथ ही इसके शीर्ष की ओर कुछ हाइलर अपेंडिस, जिसको हम कहते हैं, बाहर की ओर विकसित हो जाते हैं। और इन हाइलर अपेंडिसेस के माध्यम से जो अंदर की तरफ जो मियोसिस के द्वारा 4 बेसिडियो बीजाणु जो बनते हैं, ये बेसिडियो बीजाणु इन हाइलर अपेंडिस से होते हुए बाहर की ओर प्रोट्रूड कर जाते हैं। और हम कह सकते हैं स्टेरिगमेटा के ऊपर की ओर ये 4 बेसिडियो स्पोर 2+ और 2- प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम कहते हैं, जो कि खोखला होता है अंदर से, इसलिए इसको होलो बेसिडियम कहते हैं। और इसके शीर्ष के ऊपर 4 परांगुल पाए जाते हैं। इन परांगुलों के ऊपर बेसिडियो बीजाणु जो है लगे हुए होते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से स्टेरिगमेटा बनते हैं, किस प्रकार से बेसिडियो स्पोर बनते हैं, और हाइलम के माध्यम से ये बेसिडियो स्पोर किस प्रकार से अलग होकर के बेसिडियम से बाहर की ओर दिखाई देते हैं। तो ये जो बेसिडियो बीजाणु हैं, जो कि मियोटिक डिवीजन के द्वारा बनते हैं, और प्रत्येक बेसिडियो बीजाणु एक अगुणित एक कोशिकीय संरचना होती है, जो कि अंकुरण के द्वारा एक केंद्र की एक कवक जाल, जिसको मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं, उसका निर्माण करती है। तो सर्वप्रथम ये सबस्ट्रेटम पर गिर जाते हैं नीचे से, स्टेरिगमेटा के द्वारा ये वाटर ड्रॉप मैकेनिज्म के द्वारा इनको उछाल दिया जाता है, और जब ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पर गिरते हैं वहाँ पर ये अंकुरण द्वारा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो अगेरिकस के अंदर लैंगिक जनन के दौरान, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 स्टेप पूरे फंजाई के अंदर, जहाँ पर भी आप लैंगिक जनन पढ़ेंगे वहाँ पर 3 चरणों का जो है वर्णन सबके अंदर पाया जाता है। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, और तीसरा मियोसिस। और इसमें भी हमने देखा कि जब प्लाज्मोगेमी, इसके अंदर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की कोशिकाओं के आपस में मिलने से, जिसे हम सोमेटोगेमी कहते हैं, उसके द्वारा होती है। और बाद में इन दोनों मोनोकैरियोटिक कोशिकाओं से आए हुए केंद्रकों के फ्यूजन से कैरियोगेमी होती है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोसिस के द्वारा किस प्रकार से 4 बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से 3 चरणों के अंदर लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो इसमें संपन्न होती है। यहाँ पर इसके डिटेल्ड डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से अगेरिकस के लाइफ साइकिल के अंदर यहाँ पर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, जो कि प्लस प्रकार का, माइनस प्रकार का, इन दोनों के अंदर सोमेटोगेमी की प्रक्रिया होती है, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। डाइकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होता है। डाइकैरियोटेशन के फलस्वरूप सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है। सेकेंडरी माइसीलियम मृदा में की जो नीचे की जो लेयर्स होती है, उन लेयर्स के अंदर जो है आपस में एक दूसरे से गुथ करके राइजोमॉर्फ, और हम कह सकते हैं टर्सरी माइसीलियम का निर्माण करता है। और ये राइजोमॉर्फ जो कि ज़मीन के नीचे की ओर ग्रो करता है, ग्रो करके ये एक बेसिडियो कार्प
का निर्माण करता है, जिसे हम छत्रक या जिसे हम पाइलियस और टाइप के रूप में हमें बाहर की ओर दिखाई देता है। और ये बेसिडियोकार्प जिसके अंदर बेसिडियम का निर्माण होता है, उस बेसिडियम के अंदर दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। कैरियोगेमी का प्रोसेस संपन्न हो जाता है और कैरियोगेमी के तत्काल पश्चात अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, जिससे 4 बेसिडियस पर 2 प्लस प्रकार के और 2 माइनस प्रकार के बेसिडियो बीजाणु बन जाते हैं। और ये बेसिडियो बीजाणु पुनः अंकुरण के द्वारा एक केंद्र की एक कवक जाल का निर्माण करते हैं और लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार का जो है चित्रण जो आपको स्लाइड में कर भी रखा है कि हम उसको डायग्रामेटिकली भी जो इस चित्र को हम इसमें देख सकते हैं। तो अगेरिकस जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवक जो बेसिडियो मस्टिज के अंदर आता है और इसके अंदर जो उसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार से संपन्न होती है, इसका वर्णन हम इस पूरे ई लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आपको अगर कोई क्वेरी है, आप कुछ अगर आपको इस बारे में कुछ पूछना है तो आप मेरे फ़ोन और मेरे ईमेल एड्रेस पर जो है क्वेश्चन दे करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।